कुछ वर्षों के बाद नाना जी का निधन हो गया, फिर नानी का भी निधन हो गया, भाई का निधन। यानी दीनदयाल जी का जीवन आप पढ़ेंगे तो एक आम आदमी टूट जाता, वो आत्महत्या कर लेता। सारी विपत्ति का पहाड़, बहन की बीमारी, फिर भी इस संकट में तुम घबराओ मत, तुम्हारे साथ समाज खड़ा है। इसलिए जब वो स्कूल में प्रथम आए अजमेर बोर्ड में, तो उनको छात्रवृत्ति प्राप्त हुई और वो छात्रवृत्ति से पढ़े। 10 रुपया पर माह मिलता था, उसी में वो पढ़े और उसके बाद उन्होंने अपना जीवन इस राष्ट्र को समर्पित कर दिया। आजादी की लड़ाई चल रही थी, ध्यान रखिए, वो राजनीतिक आजादी की लड़ाई थी। 2-4 साल पहले पिछले साल तक दैनिक जागरण में मैं लिखता था, तो मैंने लिखा था कि भारत राजनीतिक आजाद हुआ है, अभी उसको बौद्धिक आजादी चाहिए। क्योंकि आज आने वाली जो पीढ़ी है, वो भारत क्या है उसको जानकारी कहां है। उसको सही जानकारी देने से आप संकोच क्यों करते हैं। हम सब जानते हैं, सुने हैं अपने, कि जब मां का, जानकी का अपहरण हुआ, श्रीलंका गई, जानकारी मिल गई, तो हुआ कि कौन जाएगा, तो सब निराश बैठे हुए थे। उसमें हनुमान जी भी निराश बैठे हुए थे। तो हनुमान जी के 100 को जगाया गया। अंजनी पुत्र पवन सुत न मारे, तुम तो जा सकते हो, तुमने तो बचपन में सूर्य को अपने पास दबा लिया था, तुम क्यों निराश बैठे हो। तो उस 100 को जब जगाया गया, तो हम सब जानते हैं वो गए, लंका जला करके फिर जो हुआ वो सब, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। इसलिए सबसे पहले तो इस विषय पर आने के पहले मैं इस देश का 100 जगाने के लिए जो हमारे महापुरुषों ने काम किया, आज के पीढ़ी को बताएंगे, क्योंकि यही देश का चलाने वाले हैं। और इसकी चर्चा क्यों नहीं होती है। आजकल बड़े पैमाने पर सभी लोग को लगता है कि मेरा बच्चा कन्वेंट में जाए, चर्च का स्कूल है उसमें पढ़े, बहुत अच्छा। देखिए, मैं आप देखे होंगे, मैं जो भी किताब रखा हूं आपके लिए लेके आया हूं। मैं कुलगुरु से निवेदन करूंगा, कम से कम कुछ पुस्तकों को मंगा करके यहाँ लाइब्रेरी में रखा जाए। ये पुस्तक है, इसमें से किसी ने देखा है क्या कि ये पुस्तक का नाम सुना है आप लोगों ने? भारत में अंग्रेजी राज। ये सुंदरलाल जी की लिखी हुई पुस्तक है। इस पुस्तक पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया। 2 पुस्तक पर प्रतिबंध लगा है, एक सावरकर जी की भारत, एक कांग्रेस बाद में 2 भाग में टूटी। बाद में कितने भाग में टूटी, तो एक बार मैं कहा था कि एंटनी कांग्रेस, बम्बई कांग्रेस, चंद्रशेखर कांग्रेस, देवराज अस कांग्रेस, ABCD के हिसाब से टूटती चली गई। कम्युनिस्ट पार्टी भी, CPI 1964 में टूट के CPI-M, बाद में उसमें से टूट के CPI-ML, उसमें से अभी 2 साल पहले मेरा लेख आया था कि CPI-ML भी देश के अंदर कई भाग में टूटा है। एक जगह CPI-ML रेड फ्लैग, CPI-ML रेड स्टार। सोशलिस्ट पार्टी का तो खोजना पड़ेगा कि कौन, पहले ही टूटते गए, सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट। क्यों? क्योंकि भारत को समझने के लिए, भारत के लोगों के भावनाओं को देखते हुए, भारत को जानने का काम ये लोग करके और अपने दलों को चलाते, तो ये टूटते नहीं। लेकिन दीनदयाल जी ने जिस दल को खड़ा किया, ठीक है, 77 में कुछ कारणों से उसका जनता पार्टी में विलय हुआ, लेकिन क्या जनसंघ 2 जनसंघ टूटा? क्या बीजेपी 2 बीजेपी टूटी? क्या उसके पीछे का कारण है? इसके ध्येय क्या है इसके पीछे? हाँ, जिनको सत्ता के लिए अगर बीजेपी दिखाई पड़ती है वो जाए, इस दल से उस दल में आते हैं लोग, जाते हैं, लेकिन
जो महापुरुषों ने ये दल खड़ा भी किया तो उसके पीछे केवल एक दल नहीं था, उसके पीछे एक दृष्टि थी, और वो दृष्टि है कि नहीं, और वो दृष्टि होने से क्या लाभ होगा, इसका विवरण मैं आगे रखता हूं। पहली बात तो यह है कि हमको भारत को अगर समझना है तो पहला विषय यह है कि मैं कौन हूं, ये पहला विषय होता है। तो सब कहेंगे भाई आप आदमी है, और क्या है, शरीर है, मन है, बुद्धि है और आत्मा है। लेकिन पश्चिम में अगर पूछा जाए कि मैं कौन हूं, तो कहते हैं बंडल ऑफ डिजायर हूं, इच्छाओं का मैं पुंज हूं। ये क्या है? अभी गुरुदेव के साथ में परिषद को देख रहा था, गुरुदेव ने किस तरह से यहाँ प्रकृति खड़ा किया है, वो भाव विभोर हो गया मैं। तो ये प्रकृति है। मैंने कहा कि इस प्रकृति से ही हम बने हैं। उन्होंने इस प्रकृति को क्या देखा, कितनी जानकारी है उनको इस सृष्टि के बारे में। उनके कुछ इतिहास को मैं बताता हूं, जिससे आप जान जाइए कि उनको कितनी जानकारी इस देश के अंदर। पहली बात तो ये कि ईसा से कुछ वर्ष पूर्व अरस्तु ने कहा कि भाई भौतिक जगत जो है इसको अलग करो, और उसने कहा कि पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है। बाद में बाइबल में हम जानते हैं कि लिखा गया कि पृथ्वी स्थिर है, सूर्य उसकी परिक्रमा करता है। कोपरनिकस ने कहा कि ये सही नहीं है, पृथ्वी भी उसी प्रकार से एक ग्रह है, और ये सारे ग्रह जो है ये सूर्य के हैं। उनके खिलाफ अभियान चला। अब उनकी ही बात को साबित करने के लिए गैलीलियो आ गए। तो जब गैलीलियो ने कहा कि भाई कोपरनिकस तो ठीक बोल रहे हैं, तो गैलीलियो की चर्चा हमको लगता है आज पीढ़ी को मालूम होगा कि उसको क्या हुआ। 1632-33 उसको पहले तो हुआ कि किताब जो लिख रहा है उसको बंद करो, चर्च ने कहा। लिखा तो उसको दंडित किया गया, घर में नजरबंद किया गया, उसके ऊपर अत्याचार किया गया। क्या सोच थी उनकी। अरे भाई अगर ये सोच सत्य को ला रहे हैं तो आपत्ति आपको क्या है? इनको आपत्ति थी, क्योंकि इनको तो लगता था कि पूरे विश्व के अंदर ज्ञान जब आया वो ईसा मसीह के कारण आया। इसलिए ईसा मसीह के पहले पृथ्वी की कल्पना करना कितना दूर। ये दूसरी किताब में आपको पढ़ रहा हूं। इस किताब के अंदर ये लोगों ने डेट दे दिया, लगता कहीं से उठा करके पृथ्वी लाके रखी गई। यानी हंसी आती है हमको कि कोई भी विवेकशील व्यक्ति इस प्रकार से और कैसे इन पर विश्वास करे। ख्रिस्ती धर्म मत के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति ईसा पूर्व 4000 वर्ष पहले हुई। इसलिए ईसाई लेखकों की दृष्टि 4000 ईसा पूर्व के परे जाने को तैयार नहीं है। 1642 में ग्रीक भाषा के प्राध्यापक फादर जॉन लाइटफुट ने अपने धर्म ग्रंथों के आधार पर घोषित किया कि सृष्टि का जन्म ईसा पूर्व 17 सितंबर 3928 के दिन सुबह 9 बजे हुआ। कहा ये सृष्टि सुबह 9 बजे कहाँ से आई भाई? कहाँ से आके पैदा लगी? किसी के गर्भ से निकली? कहाँ से आई? और उसके आगे जब थोड़ा सा कहा नहीं, तो एक आया कहा कि नहीं भैया ऐसा नहीं, थोड़ा सा अंतर करो। तो उसने घोषित कर दिया, वो थे फादर हैं रॉ एंड जॉन उशोर। उन्होंने कहा कि नहीं, ईसा पूर्व 4004 वर्ष में सुबह 9 बजे हुई। और दे दिया कि अगर जो कोई इसको नहीं मानेगा उसको धर्मदंड दिया जाएगा। और किसकी हिम्मत थी भाई कि इसके खिलाफ जाए? तो ये जो 1615 से लेकर के 1632, 1640, 45
इसी बीच में ये सारे बहस चलने शुरू हो गए थे। इसमें से वो आगे बढ़े, मैं नहीं कहता कि रुके नहीं, वो आगे बढ़ करके उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें से थोड़ा परिवर्तन किया जाए। ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी थोड़ी सी इसके अंदर एक मैकेनिकल चल रहा है, जैसे यांत्रिक दुनिया है उस तरह से घूम रही है। इसमें से वो और आगे बढ़े, प्रयोग किए, और प्रयोग करते करते अभी लास्ट जो प्रयोग हुआ है उसको कितना किलोमीटर लंबा, अभी 2-3 साल पहले तक चलता था, बहुत एक्सपेरिमेंट हुआ। उसमें उन्होंने कहा कि जो हम छोटे से कण को देख रहे हैं ये बड़ा शक्तिशाली कण है, और उसका नाम क्या रखा इन्होंने, गॉड पार्टिकल। अब सृष्टि को देखने का उनका नजरिया और हमारा नजरिया ये एक नहीं रहने के कारण उन्होंने सृष्टि के साथ जो व्यवहार किया, सबसे ज्यादा जिनको प्रभावित हुए लोग वो थे मार्स। मार्स ने कहा कुछ नहीं है, ये मैटर है, और अगर ये मैटर है तो ये मनुष्य के लिए बना है, और इसलिए इसका उपयोग करो। कितना उपयोग करो, कहा जितना करना सकते हो कर सकते हो, उपयोग करो। इसमें लाप्लास ने तो कहा था कि भाई, चूंकि मैं आप सब लेटेस्ट पढ़ते होंगे, हम लोग बहुत पहले पढ़ाई छोड़ दिए 74 आंदोलन के कारण, तो मैं थोड़ा लिख करके लाता हूं कि कोशिश करूं कि एक तो डार्विन ने कहा कि ये जो सृष्टि है इसमें संघर्ष चल रहा है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, और इस संघर्ष में जो शक्तिशाली होगा वो जीत बचेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, और जो बचेगा वो इस सृष्टि पर राज करेगा। तो राज करेगा नहीं, क्या करेगा, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचर, और फिर क्या करेगा, मैक्सिमम प्रोडक्शन, मैक्सिमम कंजप्शन। इस प्रकृति का जितना शोषण कर सकता है शोषण करो। हमारे यहाँ शब्द है, गाय को हम लोग दूधते हैं, शोषण नहीं करते। भारत ने क्या कहा, वो कहते हैं सृष्टि में सर्वत्र संघर्ष है। हमारे पूर्वजों ने कहा नहीं, सर्व खलु भी इदम ब्रह्म आत्मा सर्वभूतेषु, सब में आत्मा ही है, शक्तिशाली को जीने का अधिकार है। अभी प्रस्तावना थी, हमारे यहाँ सबको के सुख की कल्पना की है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये कल्पना है। वहां कहते हैं कि कमाने वाला है ही खाएगा, हम लोग कहते हैं कमाने वाला सबको खिलाएगा भी, भाई खाएगा और खिलाएगा भी। इसलिए हमारे यहाँ क्या कहा गया, शाही इतना दीजिए जामे, पहले अपना पेट भरने की बात नहीं है, कौन, जामे कुटुंब समाए। ये कुटुंब की परिभाषा क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, मैं भी भूखा न रहूं, यानी हमारी ये विश्व की कल्पना, विश्व का विचार, क्या ये पश्चिम के अंदर है क्या, उनके यहाँ है क्या, उनको तो एक जन्म का जीना ही है, वो काहे को दुनिया का विचार करेंगे, मानवता का विचार करेंगे, नहीं कर सकते उनसे। आप उनकी तरफ बनने की कोशिश मत करिए, करेंगे तो क्या परिणाम होगा वो कुछ मैं और आगे बताऊंगा आपको। हम लोग के यहाँ कहा गया कि भाई प्रकृति से लो, लेकिन तेन तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक उपभोग की बात सोचो। इस आधार पर दीनदयाल जी ने कहा कि भारत के अंदर भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था को बदलने का काम शुरू करिए। ये 1-2 वर्ष चिंतन नहीं किया है। अभी
कल एक बैठक है, पता नहीं लोगों को मालूम हो, मैं दावा नहीं करता हूं, लेकिन पहली बार पता चला कि बिहार की राजधानी पटना के अंदर ही 1964 के अंदर जनसंघ के सिद्धांत और नीति को यहाँ की कार्य समिति ने 4-5-6 दिसंबर 1964 को स्वीकार किया। इसका विचार उन्होंने ग्वालियर में किया था और जो विचार दिया, जो राजनीतिक व्यवस्था होगी, उस राजनीतिक व्यवस्था में जो एकात्म मानव दर्शन का जो चिंतन था वो राजस्थान के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ शिक्षा वर्ग में दिया गया। यहाँ पर खंड 11 रखा हुआ है। जो लोगों को समय मिले एकात्म मानव दर्शन क्या है उसकी प्रारंभिक प्रस्तावना को देखना चाहे तो उसको इस खंड के 11 में जाकर के पृष्ठ 193 पर देख लीजिएगा। बाद में 1965 में उन्होंने मुंबई में 3 व्याख्यान दिया एकात्म मानव दर्शन पर। वो चार व्याख्यान दिया है। एक दिया है 22 अप्रैल 65, दूसरा 23 अप्रैल, तीसरा 24 अप्रैल और चौथा 25 अप्रैल। अब ये क्या है एकात्म मानव दर्शन, इसको थोड़ा मैं अब ग्राफ से आपको बताना चाहता हूं। थोड़ा सा और आगे बढ़िए। ये है पश्चिम, जो कह रहा है, जो पूंजीवाद का समर्थक था वो भी कह रहा था कि दुनिया की काहे चिंता करते हो। एडम स्मिथ उसका शायद नाम था पूंजीवाद का। दुनिया का भला मत करो, अपने बारे में सोचो। तुम अपने बारे में सोचो। अगर तुम सुखी रहना चाहते हैं तो काहे को परिवार की चिंता करते हो। जा परिवार चूल्हे भाड़ में। इसलिए परिवार व्यवस्था वहां नहीं। एक फिल्म की हीरोइन थी, 7वीं शादी कर रही थी, तो पता चला उसके बच्चे कौन कौन कहाँ है, खोजने के लिए भी उसने कहा कि भाई अब हम नहीं बता सकते हमारा कौन बच्चा कहाँ से कहाँ चला गया। ये व्यक्ति को मुक्ति चाहिए, किससे? परिवार से। और परिवार को खुश रखना है, मिलावट करो दूध में, जाए लोग मरे, दवा में मिलावट करो मरे, इसकी चिंता क्या करते हो तुम? वो समाज की चिंता नहीं करता है, केवल अपना चिंता करता है, अपने परिवार की चिंता करता है। और ऐसा समाज क्या करता है? ऐसा समाज राष्ट्र के लिए कोई उसको मतलब नहीं है। राष्ट्र डूब जाए, हमको हमारे लोग खुश रहे। अब हमारे लोग में भी परिभाषाएं अलग अलग हैं। और बाद में ऐसे राष्ट्र जब बनते हैं तो ये मानवता के लिए संकट खड़ा करते हैं। परमाणु का एक्सपेरिमेंट तो ठीक था, लेकिन वो गिरेगा तो किसका नुकसान करेगा? मरेगा तो मानव को ही ना। धमकी देता है। मैं तो कहता हूं लोकतंत्र का सबसे बड़ा दादा अगर कोई क्रिमिनल है तो अमेरिका है। हमारे यहाँ भी उसकी आगे नहीं बिकती नहीं, यहाँ भी क्रिमिनल जीतते हैं। वो तो पिछले बार हारा तो जाके व्हाइट हाउस पर क्या क्या किया, फिर वहां के जनता दिया। यहाँ भी आप वही पद्धति लाए हैं वेस्टर्न वाला, तो यहाँ भी वही हो रहा है। जो क्रिमिनल टाइप के लोग हैं वो चुनाव जीत करके जाके वही आपके भाग्य विधाता बन रहे हैं। ये पश्चिम है। क्या आप इसे चाहते हैं? अभी 7 दिन पहले मुझे एक मेरा कार्यकर्ता फोन किया। मैंने पूछा आजकल कहाँ है? कहा सर मैं कनाडा में हूं। कुछ देर के बाद वो रोने लगा। कहा सर हो गई गलती मुझसे। हमने कहा क्या? कहा गलती हो गई, बच्चों को पढ़ा दिया। क्यों? अब तो कोई हमारे साथ नहीं है, मेरी पत्नी भी नहीं है, क्योंकि वहां पर इंडिविजुअल ये इस तरह से बढ़ा है कि आज सारी की सारी व्यवस्थाएं खत्म हो गई है। हम कहाँ हैं मैं आज नहीं यहां पूछूंगा। मित्र हमारे कई बार फोन करके बताते हैं। मेरा एक बेटा तो जर्मनी में है, दूसरा स्वीडन में। हम कितने बेटे हैं? तो 2। आपके साथ कौन है? नहीं हमारे साथ तो नहीं। और कभी कभी
बेटा उनको देता, पापा जी आइए ना 10 दिन के लिए हम गृह प्रवेश तो चाहे गाड़ी में घूमने के लिए आ जाइए। आज पूरी की पूरी अगर यही व्यवस्था रहती तो क्या दीनदयाल पढ़ पाते क्या, जिनके माता पिता सब खत्म हो गए थे? हम क्यों जा रहे हैं उधर? अभी भी बच के आइए। हम अपने लिए नहीं जीते हैं। ये जो व्यक्ति है ये अपने लिए नहीं है। जन्म लेने पर माँ को पता रहता है क्या कि लड़का हुआ है कि लड़की हुई है? कौन चिंता करता है? अब तो हॉस्पिटल में होता है तो मालूम हो जाता है। 3 दिन तो पहले तक तो हमारे खुद घर में, हमारे जब बड़े भाई की पहला जब बच्चा हुआ तो हमारे घर में वो आई थी बच्चा कराने के लिए, वो चमाइन कहलाती थी। वो बताई कि मालिक आपके यहाँ लड़का हुआ है, और 3 दिन तक तो कोई देखने भी नहीं किया। उसमें उसको सौर कहा जाता था, उसमें देखने भी नहीं जाते थे। ये व्यक्ति, इसकी पूरी चिंता परिवार करता है। उंगली पकड़ करके खिलाते हैं लोग। अभी कल कोई इस विचारधारा से निकला हुआ व्यक्ति पहुंचा है, क्योंकि वो कॉलेज की कोई डिग्री नहीं लिया है। परसों ये जागरण का समाचार है। ये पॉजिटिव सिग्नल है। मैं चाहता हूं इस विश्वविद्यालय से भी निकल करके जो आज मैं विषय रख रहा हूं, कुछ लोग भारत को बचाने के लिए ऐसे आए। उसने कहा है कि ये जो पेरेंट्स डे होता है उसमें केवल पिता को लेकर के माता जो आती है, उसमें दादा दादी और नाना नानी को उसमें लेके आइए। अब नाना नानी और दादा दादी बच्चों के साथ कितने रह रहे हैं मुझे मालूम। पूरा का पूरा परिवार व्यवस्था हम मात्र 75 वर्षों में ध्वस्त करते जा रहे हैं। थोड़ा बहुत बचा हुआ है। अभी कोरोना काल आया, गांव का जमीन भी बेच के भाग गए थे। उधर से भाग के चले, उनको लग गया है शहर में हमारी कोई चिंता करने वाला नहीं है। क्या रास्ते में कोई भूखों में रहे क्या? नहीं। उस विपत्ति कालखंड में भी हमारे समाज का जो संस्कार था, उस समाज ने जगह जगह खाने की व्यवस्था की। आप लोगों ने भी देखा होगा। घर पर आए, भाई से हिस्सा लेके बेच के गए थे, फिर भी भाई ने कहा भैया रहिए, आप चिंता मत करिए, जब ठीक होगा तो जाएंगे। उस 1.5-2 सालों में समाज की क्या आवश्यकता है ये हमने आंखों से देखा है। तो ये एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया पश्चिम ने। हम एक दूसरे के पूरक है भाई। व्यक्ति अच्छा होगा तो परिवार का नाम बढ़ेगा, परिवार अच्छा होगा समाज का नाम अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा राष्ट्र आगे बढ़ेगा, राष्ट्र अच्छा होगा मानवता की रक्षा हो। ये खंड खंड वाला विचार पश्चिम है, और ये अखंड जो मंडलाकार है ये भारत है। आगे बढ़ाना है तो अब मैं आ रहा हूं। दीनदयाल जी ने बहुत साइंटिफिक ढंग से हमें थोड़ा काम करना है, क्योंकि वो बहुत अल्प आयु में चले गए। 52 साल की भी आयु पूरी नहीं कर पाए। 25 सितंबर 2016 और 11 फरवरी 1968, 52 साल की आयु भी नहीं हो पाई। कुछ काम हम लोग के जिम्मे छोड़ के गए हैं, वो काम कैसे होगा वो मैं बता रहा हूँ। ये किताब में है, आपको केवल आप उसको ठीक से समझ सके इसलिए मैं कुछ बना के भी लाया। अब किताब पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं। यहाँ लाके दिखा दे, दिखाई दे।
यहाँ वहां बढ़ेगी, वहां बढ़ेगी तो यहाँ ले तो यहाँ खा लो। देखिए ये क ख कैमरा बहुत सारा बैठ और ग, ध्यान दें। ये शरीर है, शरीर के बाद मन है, उसके बाद ये बुद्धि है, क ख ग और घ है, ये नीचे है। ये शरीर है, ये मन है, ये बुद्धि है और ये आत्मा है। ये व्यक्ति है। ऐसे ही व्यक्तियों को मिला के क्या बनता है? समाज। ये व्यक्ति है और ये है समाज। लेकिन जिस तरह से एक बूढ़ा कहीं से लाइए, एक बच्चा कहीं से लाइए, एक जगह रख दीजिए तो परिवार होता है क्या? कहा जाता है परिवार का मतलब है ब्लड रिलेशन। उसी तरह समाज सम शब्द से बना है। क्या हम समाज का, व्यक्तियों का ऐसा विकास कर रहे हैं कि समाज बन रहा है? क्योंकि समाज को बनाने के लिए समाज जिन 4 स्तंभों पर खड़ा होगा, वो 4 स्तंभ है धर्म। मैंने दिखा दिया, पीला कर दिया जानूंगे समाज। ये नीचे व्यक्ति है, इसका पहला स्तंभ है धर्म। दूसरा इसका ठीक विपरीत है अर्थ। धर्म इधर है और ये अर्थ है। यानी धर्म आधारित अर्थ को ही अर्थ कहा जाता है, नहीं तो कहा जाता है ये पाप का धन है और जैसा खाओगे वैसा बनोगे। अगर पाप का धन खाइएगा तो ठीक नहीं बनिएगा। इसलिए ये धर्म है, ये अर्थ है, ये काम है और ये मोक्ष है। ये चारों को समझते हुए व्यक्ति अगर किसी देश के अंदर भूमि में, और धर्म का, ये धर्म का मतलब है संविधान जो समाज ने बनाया है, उसके तहत अपना जीवन उद्देश्य लेकर एक संकल्प लेके चलता है, तभी समाज बनता है। नहीं तो भीड़ आ जाएगी, समाज नहीं बनेगा। तब ये शरीर को ठीक करने के लिए, शरीर के लिए धन चाहिए। लेकिन आजकल आप देखते होंगे एक और डॉक्टर आ गया है। ये क्या है भाई? ये फिजिशियन है। तो नहीं, ऐसा है, बाकी सब तो शरीर में ठीक लग रहा है, लगता है तुम एक बार इसको साइकेट्रिक से दिखाओ। यानी मामला कुछ क्या है? मन का गड़बड़ी का मामला है। क्या व्यक्ति शरीर के सुख के लिए है? क्या शरीर का सुख ही सबसे बड़ा सुख है? नहीं। शरीर का सुख तभी तक है जब तक मन को सुख प्राप्त हो। मन के सुख के लिए कई सारा प्रकार की चीजें हैं। मनोरंजन होता है। कई बार क्या होता है, बच्चे, अच्छी फिल्म आती है, कोई दोस्त आता है, पहले बहन आती है खाना लेकर के, भैया हाँ खाना खा लीजिए, देखिए आपके लिए आपके फेवरेट में ये क्या क्या आजकल प्रिय में क्या बना है, पनीर, पनीर का ये बनाई। नहीं बहन ऐसा है, एक रोटी दे दो। अरे भैया तुम्हारे लिए इतना बनाई हूं। कहा नहीं अभी आज छोड़ दो। तो दूसरा आता है, अरे यार मैं नहीं देखा हूं, सिनेमा हॉल जाने का बहुत कम मौका मिलता है। अरे नई फिल्म आई है, चलना धुरंधर देख लिया जाए। नहीं यार अभी छोड़ दो। क्यों? वो शरीर का सुख क्यों छोड़ा? मन का सुख क्यों छोड़ रहा है? और रात में जग करके क्या देख रहा है? आज की तरह मोबाइल नहीं, किताब खोल करके पढ़ रहा है, कह रहा है
कल मेरी परीक्षा है, आज मुझे छोड़ दो। ये परीक्षा क्या है? ज्ञान का सुख। सुख है, हाँ है। क्या कमी थी? जिस जहां पर हम लोग आए हैं, भगवान बुद्ध राजा के घर के थे, क्या अर्थ का अभाव था उनको? नहीं। अच्छी खासी नेपाल में हरियाली, पढ़ने लिखने की किताबें भरी हुई थी, सब छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? किस सुख के लिए छोड़ा? कहा आत्मा के सुख के लिए। यहां आकर के बोधगया में ध्यान लगाए बैठा है। सब छोड़ करके अभी जो प्रयागराज में देखते हैं, वो सब छोड़ के वस्त्रों का अभी सब छोड़ करके राख लपेटे क्या खोज रहा है? कहा मैं जिस परम पिता परमेश्वर की संतान हूं, मैं उसके करीब और जाना चाहता हूं। वो आत्मा का सुख खोज रहा है। आत्मा का सुख क्या है? अगर ये आत्मा का सुख सबको मिल जाए तो यही सबसे बड़ा परम सुख है। इस आत्मा को समझना पड़ेगा। आपके खेत में बहुत अच्छी फसल लगी हुई है, अचानक कोई जानवर आके खाने लगता है। एक आदमी डंडा लेकर के आता है और उसको मारने लगता है। आप यहां से छोड़ चिल्लाते हैं, अरे तू उसका जान लेगा क्या? छोड़ो उसको। क्यों? अरे तुम्हारी फसल खा रही है, उसको भगा रहा है, डंडा से मार रहा है। कहा नहीं नहीं, भगाना तो है, नहीं ऐसे मत मारो, हत्यार की तरह मत मारो, क्योंकि उसकी आत्मा और मेरी आत्मा एक। ये आत्म का साक्षात्कार होना। जो व्यक्ति आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है, क्या वो उसके सामने कोई भूखा रहेगा तो चिंता करेगा? जरूर। इसलिए खाने के पहले क्या करते थे? पहले कुत्ता को खिला देते थे। सुप्रीम कोर्ट भी जा तो मैं हंस रहा था, कहा जाएगा कुत्ता, कितना मारो, बंद करो। पहले कुत्ता को खिला देते थे, जानवर को खिलाते थे, एक और चिट्टी को भी अन्न देते थे। आज ये जो स्थिति खड़ी हुई है, इस स्थिति को बदलने के लिए हमारी पूरी व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। वो जीवन दृष्टि नहीं रहेगी तो आप ही जाएंगे, अफसर बन जाएंगे, फाइल आएगी, साइन कर देंगे। मैं बैठा हुआ था एक जगह, नाम नहीं बताऊंगा, फाइल आई, उत्तरकाशी 234 हैंड पंप। अब बेचारा जो मंत्री था, मैं जानता था, वो नहीं गया था। ऑफिसर जो लेकर के आया था, हमने कहा ये फाइल कहाँ से आई आपको? अब भाई ये सब था। हमने कहा हैव यू सीन उत्तरकाशी? नहीं सर, अभी तक पोस्टिंग नहीं हुई है। हम जरा बुलाइए तो आपको फाइल कॉल भेजा है। इसके बाद आप जो देखेंगे वो समझने में सब सुविधा आपको हो जाएगी, इसलिए मैं उसको ग्राफ कुछ दिखाया। तो फाइल आई, कहा आपके पास फाइल कैसे आई? नहीं वो सर हेड क्लर्क भेजा है। हेड क्लर्क को बुलाओ। उत्तरकाशी गए हो? नहीं सर। 234 हैंड पंप कहां से हो, तुम कहां गाड़ने जा रहे हो? वो बाद में सस्पेंड हुआ, क्योंकि देश के विकास की योजनाओं की जानकारी और हमारी जरूरतें क्या है, ये हमको देखना पड़ेगा। उसके मुताबिक अगर विद्यालयों से ऐसे विद्यार्थी रिसर्च करके निकलेंगे नहीं तो क्या करेगा आदमी? काम नहीं मिल रहा है, शहर में मिल रहा है तो वहां जा रहा है। अब वहां जगह कम है तो अपने और पति पत्नी रहता है, माँ बाप को कहां से रखेगा? चाचा चाची भाई वगैरह कहां से आएगा? खत्म हो जाएगा। क्या जो जहां है वहीं पर हम कुछ उसको दे सकते हैं क्या? गुरुदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपने बहुत अच्छा प्रयोग किया है। किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा वोकल फॉर लोकल,
अरे लोकल हो तो अपने वोकल हो और रोको बाहर से। हमारे गांव में तो बन जाता था, अब हसुआ और खुरपी कुदाल बनाने के लिए लोहा बस हमारा पर्याप्त था। क्यों किसी कंपनी को दिया गया कि तुम बनाओ और गांव तक भेजो? रोकना पड़ेगा। बेचारे का कारोबार छीन लिए। मैं कहता हूं रोजगार दो मत, जो छीने हो उसको लौटा दो। सरसों गांव में पैदा होता है, तेल दूसरे राज्यों में तैयार होकर के हमारे गांव में आता है। चना हमारे यहां होगा और उसका बेसन कहीं दूसरे फैक्ट्री में बन रहा है। क्या जहां पैदा हो रहा है, जहां जरूरत है, वहीं हम दे दें, सम्मान के साथ दें, तो क्यों बाहर जाएगा? अभी मशरूम की बहुत बड़ी डिमांड बढ़ रही है। मैं गुरुदेव के साथ जाकर के देखा मशरूम का। इतने छोटे से जगह में नौजवान सीखे, यहीं से बैठ करके अपने माँ बाप भाई बहन के साथ रहते हुए, परिवार के साथ रहते हुए उत्पादन और स्वावलंबन ये हो सकता है। ये विश्वविद्यालय ने शुरुआत किया है। यहाँ कई प्रकार के प्रयोग गुरुदेव का मैं देख करके आया। गोधन का अब तो इसकी बड़ी मांग बढ़ रही है। शहर में गाय रखे कहाँ? मैं गया था अप्रैल महीना में इंदौर में। गोविंदाचार्य जी प्रकृति केंद्रित विकास की बात करते हैं। पेड़ लगाए, शहर में कहाँ लगाए? गली भी तो ऑलरेडी कंक्रीट से भर गई है, पेड़ लगाए कहाँ? कैलाश विजयवर्गीय हमारे मित्र थे वहां मंत्री। हमने कहा पहले अब जगह बताओ, पेड़ लगाए कौन और कौन सा पेड़ लगाए? हमको भी कॉन्स्टिपेशन रहता है थोड़ा, चून लेने तो जाते हैं हम। उनमें लिखा है आंवला हरे बहेड़ा। अभी हम रास्ते में आते हुए बात कर रहे थे, हमारे एक मित्र बने हैं बिहार में मंत्री। हमने कहा कि जरा पूछो तो कि सरकार आंवला तो और हरे का और बहेड़े का कितना पेड़ लगाती है? ये लगेगा नहीं तो वो आएगा कहां से? तो नकली माल मिलेगा। हमको बदलना पड़ेगा। ऐसी सोच वाले लोग जब शासन तंत्र में जाएंगे तब बदलेंगे। और एक अंतिम बात अभी मैं समाप्त करूंगा। यही पश्चिम की सोच के आधार पर भारत के अंदर पहले आजादी के बाद शिक्षा विभाग बना, बाद में उसका नाम हो गया था ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। राजीव गांधी आए तो बाद में बदल के रखा हुआ है, शिक्षा विभाग आ गया है। अब आप सब जरा शोध करिए शिक्षा शब्द आया कहां से? क्योंकि हम तो जब देखते हैं तो विद्या की देवी है, विद्यालय है, महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय है। इसको चलाने के लिए तो विद्या विभाग होना चाहिए। शिक्षा विभाग कहां से आ गया भाई? विद्या ददाति विनयम। हनुमान जी का रोज कहते हैं बल बुद्धि विद्या देहु मुहे हरहु कलेश विकार। ये विद्या क्या है? आज ऐसे संस्कारित दृष्टि युक्त अगर छात्र कैंपस से निकलेंगे तो भारत की जो समस्याएं हैं उसको समझते हुए उसका समाधान देंगे। ये विश्वविद्यालय ऐसे युवाओं को देश के लिए देने में सक्षम हो, इसी शुभकामना के साथ मैं अपना कथन रोकता हूं। थोड़ा ज्यादा हो गया होगा। आपको इसमें से कुछ पूछना है तो पूछिए, क्योंकि हमने समय काफी लिया है। विषय बहुत लंबा है, इस पर मैं 4-5 दिन तक बोल सकता हूँ एक एक विषय पर, लेकिन समय सीमा के अंदर मैंने रखने की कोशिश की है। अगर कुछ सफाई चाहिए और कुछ चाहिए, आप इसमें सहयोग भी हमें कर सकते हैं, तो आप वो कर पूछिए।